स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। लास्ट लेक्चर में मैंने भारतीय नागरिकता के बारे में डिस्कस किया था। नागरिकता को कैसे अर्जन करना है, समाप्ति करना है, और नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात किया था। ठीक है। और CAA के में भी डिस्कस किया था, जो अभी लेटेस्ट संशोधन हुआ था नागरिकता में, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसको संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में संविधान में बताया गया है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जिनके जिनके माध्यम से जो जनता है उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, और वह अगर उनका उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय जा सकते हैं। उनका अगर उल्लंघन होने पर वह सीधे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सीधे समझे तो यह एक न्यायोचित है, इनके उल्लंघन होने पर इसकी न्याय की मांग की जा सकती है। मौलिक अधिकार को जो है वो अमेरिकी संविधान से अडॉप्ट किया गया है। अमेरिकी संविधान के आधार पे ही मौलिक अधिकार को अपने संविधान में भी लाया गया है। ठीक है। इसे संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पूछ लेता है एग्जाम वगैरह में कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को बोलते हैं, या ऐसे ही पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार को और क्या कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये एक्चुअल में ब्रिटेन से संबंध रखता है, क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा थे वो उन्होंने जो वहाँ के मजदूर वर्ग थे उनके लिए एक अधिकार पत्र जारी किया था। ठीक है। उस अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और यहाँ पर भी हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार जो है ये न्यायोचित है, जैसे मैंने पहले भी बताया। इनका अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है। और इनके माध्यम से जो नागरिकों को एक स्वतंत्रता है, उनके खुद के अधिकार हैं, और राज्य के खिलाफ अगर राज्य कोई कठोर नियम बनाता है तो उनके खिलाफ ये अधिकार दिए गए हैं, जिससे भारतीय व्यक्तियों की स्वतंत्रता बनी रहे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इससे क्या है कि व्यक्तिगत किसी कानून का शासन हो, किसी विशेष व्यक्ति का शासन ना हो। ठीक है। अब मूल संविधान में संविधान जब बना तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। 7 मौलिक अधिकार जब संविधान बना तो वो कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। शोषण विरुद्ध अधिकार, बाईस 23-24 में, अनुच्छेद 23-24 में इनके बारे में बताया गया है। और इसी तरह और भी हैं। धर्म और शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से
28 के बारे में डिस्कस किया गया, अनुच्छेद 25 से 28 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। 5वां है शिक्षा संबंधी अधिकार। संपत्ति का अधिकार, मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, और शिक्षा संबंधी 29 और 30 में। तो ये मूल संविधान में 7 अधिकारों के बारे में बताया गया था, ठीक है। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार हो, इसको यहाँ से मौलिक अधिकारों से रिमूव कर दिया गया, यहाँ से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। वहाँ भी ये कानूनी अधिकार है, लेकिन जैसे यहाँ पर मौलिक अधिकार में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा रिट जारी की जाती हैं अगर इनका उल्लंघन होता है तो। और कानूनी अधिकार में ये है कि ये रिट नहीं जारी हो सकती और सीधे आप मुकदमा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन रिट जारी नहीं हो सकती। ये अंतर है कानूनी अधिकार में और मौलिक अधिकार में, ठीक है। अब जो ये मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में इनकी क्या विशेषता है, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इनकी विशेषता क्या है उनको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो अब वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। अब इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, जो मूल अधिकार होते हैं वो ज़्यादातर मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, कुछ विदेशियों के लिए भी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्थायी नहीं है, संसद इन पे कटौती कर सकती है, लेकिन एक विशेष बहुमत के माध्यम से, साधारण बहुमत की तरह नहीं, विशेष बहुमत के माध्यम से इसमें संसद जो है कटौती कर सकती है। और ये जो मूल अधिकार हैं ये व्यक्ति को राज्य के जो मनमाने रवैये हैं उनसे स्वतंत्रता देता है, मतलब उससे रक्षा करता है। राज्य कोई भी मनमानी कार्य करेगा तो उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि उस समय सिर्फ 2 अनुच्छेद को छोड़कर, है ना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सबको हटाया जा सकता है। उस समय मतलब विलोपित किया जा सकता है उस समय के लिए, जब तक के लिए आपातकाल है, ठीक है। और कहीं पर अगर सैन्य शासन है तो वहाँ पर भी इसको हटाया जा सकता है। उस क्षेत्र में सैन्य शासन का मतलब जहाँ पर फौज की आर्मी बुलाई गई हो या वहाँ पर मतलब आंतरिक सुरक्षा ना हो, तो वहाँ पर मार्शल लॉ टाइप का जहाँ लगा हो, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होता है, तो वहाँ पर भी ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं वहाँ पर नहीं रहते हैं, और 20 और 21 को छोड़कर। और अनुच्छेद 19 में जो 6 जो अधिकारों की बात की गई है अनुच्छेद 19 में, उनको भी विलोपित कर दिया जाता है। लेकिन जब विदेश मतलब कोई आक्रमण की स्थिति हो या युद्ध की हालात, जैसे देश में युद्ध के हालात हो, तब अनुच्छेद 19 को भी विलोपित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। अब हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है कि इसमें बेसिकली क्या है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा बतलाई गई है, मतलब कि भाग 3 में जो हम राज्य का उपयोग करते हैं उस राज्य में एक्चुअल में कौन कौन आते हैं, ठीक है, उसके माध्यम ये है। तो इसमें देखिए एक चीज़ है, भारत की जो संसद है वो है, ठीक है, राज्य में शामिल है। अगर राज्य है तो संसद भी हो सकती है, विधानमंडल भी हो सकता है, ठीक है, स्थानीय निकाय जितने हैं वो भी हो सकते हैं, या राज्य से संबंधित जो संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय हैं वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और राज्य के किसी कार्य के खिलाफ हम तभी न्यायालय जा सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं अगर उल्लंघित होते हों तब हम राज्य के खिलाफ जो है डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय का कहने का मतलब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सीधे हाई कोर्ट पे जा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आगे हाई कोर्ट जाएंगे फिर वहाँ से अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 13 जो है वह यह व्यवस्था करता है कि अगर कोई भी कानून है, ठीक है, अगर कोई कानून है वह जो मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करता है या उसको शून्य कर देता है, तो ऐसी कोई भी विधि जो है वह शून्य हो जाएगी, है ना, वह समाप्त हो जाएगी। कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है ना, उनको जो है कम करती है, उनके महत्व को कम करती हैं, तो ऐसी विधि को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 के तहत ऐसी विधि जो है समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर विधि की बात हो रही है, विधि मतलब कानून। अब विधि के अंतर्गत संसद या विधानमंडल द्वारा कोई भी आदेश कोई भी प्रस्ताव पारित हो, वह भी विधि हो सकती है ना। स्थायी विधि हो गई। अस्थायी विधि में जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यादेश भी हो सकते हैं, या कोई आदेश है, कोई नियम है, ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी विधि है जो मौलिक अधिकारों का महत्व कम करती है या उनका अल्पीकरण करती है, तो वह विधि जो है समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मौलिक अधिकारों की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। समता का अधिकार में 14 से 18 के अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें विधि के समक्ष जो समता है और विधियों का समान संरक्षण, जो विधि के समक्ष समता है इसको ब्रिटिश मूल से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण जो है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 में राज्य जो है, राज्य के अंतर्गत भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 14 है ये दोनों के लिए है, जो मतलब भारत का नागरिक हो उसके लिए भी है और जो रहवासी हो, ठीक है, मतलब जो भारत में रह रहा हो, नागरिकता नहीं या विदेशी जिसे हम कह सकते हैं, उस दोनों के लिए अनुच्छेद 14 के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब विशेषाधिकार नहीं होगा किसी एक व्यक्ति का, सभी के लिए एक समान कानून होगा
कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, है ना, कोई अमीर गरीब या ऐसा मतलब कोई भी नहीं होगा, सभी जो है कानून के नीचे होंगे, सभी के लिए कानून जो है एक समान होगा। अनुच्छेद 14 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, वह कहता है कि जहाँ पर समान और असमान के साथ अलग अलग बिहेवियर हो रहा है या व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ पर जो है अनुच्छेद 14 जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रिटिश न्यायवादी थे A.B. डायसी, है ना, एक ब्रिटिश न्यायवादी थे A.B. डायसी। इन्होंने जो विधि के समक्ष जो है, विधि के समक्ष समता को विधि के शासन के अंतर्गत से लिया गया है, इनका ऐसा मानना है। इन्होंने कहा कि मतलब जो विधि के समक्ष समता है, इसको विधि का शासन के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो A.B. डायसी का ऐसा कहना था। तो अनुच्छेद 14 हमने देखा। यहाँ पर आपको सीधे यही याद रखना है कि अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, मतलब सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था है, राइट टू इक्वलिटी की बात यहाँ पे की गई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसको मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर विभेद जो है, तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी एक समान, सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग एक समान माने जाएंगे। अनुच्छेद 15 का बेसिकली कहना यही है। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 में एक और व्यवस्था दी गई कि जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल है अगर, तो वहाँ पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या किसी मंदिर मस्जिद में भी सभी के लिए एक समान होंगे, वहाँ पर किसी एक की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसमें व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति दोनों की बात की गई है। ठीक है, दोनों का ये ऐसा होगा कि मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, अनुच्छेद 15 का कहना ये है। अब अनुच्छेद 16 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 16 जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 15 है ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। यहाँ मतलब ये अधिकार जो है ये सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन में समता का अधिकार है। लोक नियोजन में समता का अधिकार। लोक नियोजन में समता का अधिकार से तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत अगर कोई भी मतलब नियुक्ति होती है तो उसमें सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर मिलेगा, एक समान अवसर वहाँ पर दिया जाएगा, है ना। किसी विशेष वर्ग की अनुपस्थिति होगी और किसी के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सभी के लिए एक समान लोक नियोजन या नियुक्ति के अवसर जो है एक समान रहेंगे। अनुच्छेद 16 में यह बतलाया गया है। अब अनुच्छेद 17 को भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का बेसिकली क्या होता है कि मतलब छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए, किसी के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और अस्पृश्यता से कोई भी निरोग्यता अगर लागू होती है तो वह उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 इसको बनाया गया। और इसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है, छुआछूत के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, जो 6 माह है और 500 रुपए का आर्थिक दंड। 500 रुपए का आर्थिक दंड। एक चीज ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता जो अपराध अधिनियम है ये सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए बनाया गया था। ठीक है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए ये दंड का प्रावधान किया गया था। अब इसके बाद अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत। तो इसमें जो राज्य जो है वो है किसी भी व्यक्ति को विद्या और सेना, मतलब विद्या संबंधित और सेना से संबंधित कोई पुरस्कार को छोड़कर कोई भी पुरस्कार, कोई भी सम्मान या पुरस्कार या कोई उपाधि जो है राज्य नहीं देगा। ठीक है, पहला तो ये प्रावधान किया गया। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के लाभ के पद पे है या राज्य के लिए कोई कार्य कर रहा है तो वह मतलब बिना सहमति के, बिना राष्ट्रपति के सहमति के वह कोई भी विदेशी राज्य से कोई पुरस्कार जो है वह स्वीकार नहीं करेगा या कोई उपाधि जो है स्वीकार नहीं करेगा। ये जो नागरिक हैं उनके लिए भी है और जो कोई अगर ऐसा विदेशी है उसके लिए भी है जो राज्य के लाभ पद पर हो या राज्य के लिए कार्य कर रहा हो, राज्य के अंतर्गत किसी संस्था पे कार्य कर रहा हो और उसे किसी विदेशी द्वारा पुरस्कारित किया जाता हो तो मतलब वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के बिना पुरस्कार नहीं लेगा। राष्ट्रपति से पहले उसे पूर्व अनुमति लेनी होगी, उसके आधार पर उसे पुरस्कार लेना होगा। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि मतलब जो हमारे देश में दिए जाते हैं कुछ सम्मान, जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, तो ये जो है ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, ये कोई उपाधि नहीं है, मतलब ये एक सम्मान है लेकिन ये कोई उपाधि नहीं है। ये अनुच्छेद 18 को प्रभावित नहीं करते या उसको उल्लंघित नहीं करते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 18 जो है, जैसे हमने देखा कि पहले जो है जब ब्रिटिश राज था उस समय पे जब देसी रियासतें थी तो उस समय बहुत सारे उपाधियां थी, जैसे है ना राय बहादुर हो गया और राजा हो गया, महाराजा हो गया, इस तरह की जितनी उपाधियां हैं इन सबको अनुच्छेद 18 जो है समाप्त करता है ना। और इसमें जब 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जब ये कहा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो है अनुच्छेद 18 को उल्लंघित नहीं करते, तो उन्होंने एक चीज़ और क्लियर किया कि इसको हम मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह इसको किसी भी मतलब अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकता। अगर वो नाम के साथ यूज करता है तो उसे ये पुरस्कार लौटाना होगा। ठीक है, ऐसा 1996 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बताया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इन पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। 1954 से इन पुरस्कारों 1954 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई और 1977 में इन्हें बंद कर दिया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार जब आई थी तो इन्हें कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। वापस से जब इंदिरा गांधी सरकार आई 1980 में तो वापस से इन्हें शुरुआत कर दिया गया और जब से लेकर अभी तक ये लगातार दिए जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, मतलब उपाधियों की अंत के संबंध में अनुच्छेद 18 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सभी जितने आर्टिकल्स हैं सभी आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग
दूसरा जो है पार्ट उसको देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है, वह नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का देता था, लेकिन अब जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को विलोपित कर दिया गया और अब वर्तमान में ये नागरिकों को 6 अधिकार देता है। ठीक है, ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला तो है अभिव्यक्ति, एवं विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता या सहकारी समितियां बनाने की भी इसी में के अंतर्गत है। ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और देश में कहीं भी निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। और इसमें 7वां जो था मूल संविधान में, वो संपत्ति के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था, जिसे अब विलोपित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो 6 अधिकार हैं, ये इन 6 अधिकारों की गारंटी जो है अनुच्छेद 19 देता है नागरिकों को। ठीक है, कि वो कहीं भी विचार अभिव्यक्ति कर सकता है, विचार की उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, वो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन संघ जो है वह सार्वजनिक भूमि पे ही बनाएगा, किसी निजी भूमि पे नहीं, और बिना हथियार के। जो संघ है, जो सम्मेलन की हम बात करें, सम्मेलन जो है वो जो सार्वजनिक भूमि पे ही बनाएगा और बिना किसी हथियार के, है ना, ये चीज़ को ध्यान रखना है। और संघ बनाने की उसकी स्वतंत्रता रहेगी और किसी भी प्रकार का संघ वो बना सकता है, देश में कहीं भी घूम सकता है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है अनुच्छेद शेड्यूल 6 जो है और ILP जो हमने डिस्कस किया था पिछली लास्ट क्लास में, तो वहाँ पर घूमने की यहाँ मतलब नहीं घूमा जा सकता। वो पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही इन जगहों पे